चलो, गुड इवनिंग एवरीवन। और कैसे हैं आप सभी? सो माई सेल्फ प्रशांत चौबे, साइंस एंड टेक फैकल्टी। तो आज हम लोग साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू पे भी चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, आज आप लोग की फर्स्ट क्लास है, आई होप, है ना? तो स्टार्टिंग डियर हम लोग फिजिक्स सेक्शन से ही करेंगे, ठीक ना? हमारा जो क्लास चलेगा डियर वो बिल्कुल बाइलिंगुअल चलेगा। आई मीन हिंदी इंग्लिश हमारा दोनों कॉम्बिनेशन होगा, ताकि ऐसे भी बच्चे हैं जिनका बैकग्राउंड हिंदी है उनको लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। इसलिए हम लोग बिल्कुल बाइलिंगुअल चीज़ों को कैप्चर करेंगे। मैं हमेशा क्लास लेता हूं, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। मैं हमेशा एक चीज़ को हाईलाइट करता हूं, इन स्टडी वी सी क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। कि पढ़ाई में डियर क्वालिटी देखनी है, क्वांटिटी नहीं देखनी। ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पे। हम कितना पढ़ते हैं डजंट मैटर, हमें क्या पढ़ना है वो हमारे लिए क्या है डियर, जरूरी है। आप सभी को पता है, इसलिए मैं बार बार इस चीज को हाईलाइट करता हूं कि इन स्टडी वी सी क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। और हमें क्वालिटी बेस्ड ही रिजल्ट भी करना है, यानी क्वालिटी बेस्ड हमें पढ़ना भी है, तभी हमारा रिजल्ट होने वाला है। आप सभी को पता है हर एक बोर्ड का अपना लैंग्वेज होता है डियर, वही वो लैंग्वेज क्या करता है, यूज करता है। एक चीज मैं आपसे कहना चाहूं, यदि आप डिफेंस सेक्टर में जाते हो उसका क्वेश्चन देने का लैंग्वेज अलग है। आप टीचर की तरफ जाते हैं उसका क्वेश्चन देने का लैंग्वेज क्या है डियर, अलग है। लेकिन जो लैंग्वेज हमारी यूपीएससी यूज करती है, समझ रहे होंगे आप लोग, वैसा कोई लैंग्वेज यूज नहीं करता है। लेवल हमारा वही होता है क्लास 6 से 10th लेवल के। लेकिन क्वेश्चन का एंगल आप भी लोग भी देखे होंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन भी नो स्टेटमेंट वाले पूछे जा रहे हैं, असर्शन बेस्ड क्वेश्चन जो है ना पूछे जा रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमें चर्चा करना है। दूसरी बात मैं आपसे एक चीज और शेयर करना चाहूंगा कि हम लोग जो भी टॉपिक कवर करेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में पिछले 4 साल 2 साल से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, सिर्फ उसी टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको एज अ क्वेश्चन भी प्रोवाइड करूंगा, ठीक ना? जो आपको इंस्टीट्यूट के माध्यम से भी मिलेगा और हम लोग उसको ग्रुप में क्या करेंगे, इन क्लास डिस्कस कर लिया जाएगा। क्योंकि आज के समय जो बच्चा अपने आप को टॉपिक वाइज भी नो बूस्ट कर रहा है ना, उसी में क्लैरिटी आ रही है कि हाँ भाई सर ने फिजिक्स वाला सेगमेंट करा दिया है और लाइट हो गया, साउंड हो गया, न्यूक्लियर फिजिक्स होगा, लाइट से कैसा भी क्वेश्चन हो वो हमसे होके आने चाहिए। समझ रहे नहीं? यदि ये फ्लो जनरेट करेंगे हम लोग तो कहीं ना कहीं जो 30 क्वेश्चन वी नो साइंस के वेटेज हैं वो हम लोग बिल्कुल टैकल कर ले जाएंगे। और हमारा पूरा जो फोकस एरिया होगा डियर वो बिल्कुल एनसीईआरटी पे रहेगा, क्योंकि एनसीईआरटी प्लस वी नो दैट की क्वेश्चन नहीं फ्रेम किए जा रहे हैं, आप सभी को पता भी है। एनसीईआरटी पे हमारा अटेंशन ज्यादा होना चाहिए। दूसरी बात कि साइंस एक डायनेमिक सब्जेक्ट है, वी नो दैट कि नए नए रिसर्च होते हैं, तो हमें अपने आप को साथ में अपडेट भी करना है जितने भी नए नए रिसर्च होते हैं उन सभी से, ताकि एक 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 होता है ना कि हम अपने आप को एक्सप्लोर कर सकें। और वो ऑब्वियस सी बात है डियर, मार्क्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे यदि आप अच्छा करेंगे तो, ठीक ना? तो स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा हम लोग सिलेबस के बारे में जान लेते हैं कि फिजिक्स में हमें क्या क्या पढ़ना है और किस टॉपिक का कितना वेटेज है, उस पर हम लोग डियर चर्चा करते हैं। क्लियर पॉइंट? आई होप अब स्टार्ट करते हैं। सबके पास पेज पेंसिल होने चाहिए, ठीक ना? और जो भी डाउट होगा डियर यू कैन आस्क मी विदाउट एनी हेजिटेशन। आप अपने डाउट बिल्कुल शेयर कर सकते हैं, कैसा भी डाउट हो, ठीक है? क्योंकि मुझे आप सभी के साइड से एक्सप्लोरिंग चाहिए और क्लैरिटी चाहिए। और मैं बिल्कुल जब मैं टॉपिक डिलीवर करूंगा उस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन फ्रेम किए गए हैं वो मैं आपसे शेयर भी करते चलूंगा, ताकि आपको आइडिया मिलता जाएगा। और मेरा मानना है कि यदि मैं जो टॉपिक पढ़ाऊं 2 से 3 दिन का हमारा सेशन चले, उसके बाद आप कहीं का भी क्वेश्चन लगाइएगा, चाहे वो बीपीएससी लेवल के अपने स्तर पे सर्च मारिएगा, जितने भी क्वेश्चन होंगे उस टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आप बिल्कुल करोगे, तो वो क्लैरिटी में जनरेट करूंगा। आप खुद ही बोलोगे कि हाँ सर सारे क्वेश्चन हमसे हो रहे हैं, ठीक ना? तो स्टार्ट किया जाए, चलो। तो डियर पहले हम लोग थोड़ा बहुत सिलेबस के बारे में चर्चा कर लेते हैं, जो भी बच्चे हमारे कनेक्टेड हैं। और फिजिक्स से ही हमारा सेशन वी नो स्टार्ट होने वाला है। और ये जो साइंस फोबिया है ना, मतलब फिजिक्स को लेकर के कई ऐसे बच्चे हैं जिनका अपना बैकग्राउंड नहीं भी है, इन केस यदि मैं ये कहना चाहूँ तो। और कई ऐसे बच्चे हैं जो कई सालों से विनो कांटेक्ट में भी नहीं है, मतलब कई महीनों विनो टच में भी नहीं है, तो उनका अपना एक लो स्कोरिंग रहता है कि हाँ भाई फिजिक्स से कैसे हम स्कोरिंग करें। तो फोबिया को भी दूर करना है। एक पहला टॉपिक जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा 2022 में। ओके ओके डियर,
एक बार करना डिस्प्ले। ठीक है, अब तो सही है ना? ब्लैक ही कर दिया यार। ठीक है, स्टार्ट करें। आप बिल्कुल फोकस हो जाइए, कंसंट्रेशन पावर बिल्कुल मेंटेन करिएगा और स्टार्ट करते हैं डियर। हम लोग पहले वेटेज के अकॉर्डिंग टॉपिक का कंडीशन देखें, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन वी नो फ्रेम किए गए हैं, उसको बिल्कुल हम लोग वेटेज में रखेंगे और वो में हमारा टारगेट रहेगा। ठीक ना? यदि मैं बात करना चाहूं डियर 2022 में, तो पहला जो टॉपिक हमारा मेंशन हुआ है फिजिक्स को लेकर के, मैं वो नाम मेंशन करना चाहूंगा और वो है डियर हमारा न्यूक्लियर फिजिक्स। ध्यान देना, यहां से भी क्वेश्चन फ्रेम किए गए हैं, जिसको हिंदी में डियर हम लोग नाभिकीय भौतिक बोलते हैं। तो एक बार सही बच्चे नोट भी करते चलेंगे, ताकि उनको आइडिया मिलेगा कि हमें क्या क्या पढ़ना है और किस एंगल के अकॉर्डिंग पढ़ना है। तो फर्स्ट टॉपिक डियर मैंने यहां पे शेयर किया, न्यूक्लियर फिजिक्स। आप 2022 का पेपर उठा के देखिए और आपको लगेगा कि यहां से क्वेश्चन आया हुआ है। हाइड्रोजन बम वाला कंसेप्ट याद है ना, जो बच्चा दिया होगा विनो, एटम इलेक्ट्रॉन से भी रिलेटेड विनो क्वेश्चन यहां से फ्रेम किए गए हैं, पूछे गए हैं। तो न्यूक्लियर फिजिक्स भी हाई एग्जाम ओरिएंटेड है। एक तो इस पे हम लोग चर्चा करेंगे, जो भी हमारा एटम बम का कंसेप्ट है, हाइड्रोजन बम का कंसेप्ट है, इस पे पूरा चर्चा रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन यहां से आते हैं। आपसे डियर न्यूक्लियर रिएक्टर से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर से भी पूछे गए हैं कि हम लोग नाभिकीय रिएक्टर में है ना, एज अ मॉडरेटर मंदक के तौर पे क्या यूज करते हैं, एज अ कूलेंट, एज अ शीतलक, है ना डियर, क्या यूज करते हैं, एज अ न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने के लिए हम लोग क्या क्या रॉड डालते हैं उसके अंदर, कौन सा फ्यूल यूज करते हैं। ये सब क्वेश्चन के एंगल भी नो फ्रेम किए गए हैं और पूछे भी जाते हैं। तो ये तो बिल्कुल हमारा एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक है न्यूक्लियर फिजिक्स। इसके अलावा डियर मैं बताना चाहूं सेकेंड वेटेज, तो मैं बताऊंगा डियर आपको लाइट, विनो प्रकाश, हाई एग्जाम ओरिएंटेड और बिल्कुल सदाबहार टॉपिक है, वर्सेटाइल टॉपिक है, क्वेश्चन यहां से बनते हैं। आप अगेन 2022 का पेपर देख लो डियर, सीधे 4 क्वेश्चन यहां से पूछे गए हैं। कितने क्वेश्चन आए हुए हैं? 4 क्वेश्चन आपके लाइट से ही पूछे गए हैं, और सारे मिरर वाले क्वेश्चन, कंसेप्ट वाले क्वेश्चन, लेंस वाले क्वेश्चन, समझ रहे हैं ना? और बिल्कुल इजी मेथड से कराऊंगा, सारे फैक्ट आपको क्लियर होंगे, मैं पहले ही बता दिया हूं आपसे। जो हमारा सेकंड नंबर का टॉपिक रहेगा डियर, जो हम लोग फिजिक्स में कवर करने वाले हैं, वो हमारा है डियर, वी नो दैट साउंड। आपके यहां से भी क्वेश्चन आएंगे, और साउंड में हम लोग सारे वेव के नेचर के बारे में भी हम लोग स्टडी करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, साउंड से रिलेटेड जितने भी वेव के नेचर हैं, एज लाइक वी नो इंफ्रासोनिक, है ना, आपके अल्ट्रासोनिक, ऑडिबल साउंड वेव। इवन मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि सुपरसोनिक वेव क्या होती है, हाइपरसोनिक, वी नो, नाम सुना है आपने, सबसोनिक, हम इनको किससे डिनोट करते हैं? यदि मान लो क्वेश्चन पूछ दे कि हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक वगैरह को हम किससे डिनोट करते हैं, किसमें मेजर करते हैं? मैक नंबर, है ना, मैक नंबर से ही डिनोट करते हैं। ऑब्वियस सी बात है डियर, क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारी सारी मिसाइलें इसी वेव पे क्या करती है डियर, काम करती है। जितना मिसाइल के अंदर जो गोला बारूद होते हैं उतना वो डेंजर नहीं होते हैं, जितना कि उससे निकलने वाली वेव्स, रेडिएशन, वो डैमेज करती है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि हाँ भाई, हाइपरसोनिक का मैक नंबर कितना होता है, कितने से कितने के बीच हमारा मैक नंबर होगा हाइपरसोनिक का? मोर देन 5, मोर देन 5। यदि 5 से ज्यादा होगी तो हमारा क्या कहलाएगा, हाइपरसोनिक। अब हाइपरसोनिक कौन सी मिसाइल है, ये क्वेश्चन का एंगल ले सकता है विनो, है ना डियर। तो हमें मैक नंबर निकालते कैसे हैं, मैक नंबर निकालते कैसे हैं? आप में से कोई स्मार्ट बच्चा जो शेयर करना चाहेगा? नॉर्मली हम तो जान लिए हैं कि हाँ भाई, मैक नंबर से हम मिसाइल के वो नो मेजर करते हैं, लेकिन मैक नंबर को हम निकालेंगे कैसे? ओके, ऑब्वियस सी बात है डियर, जो हमारी पार्टिकल्स की स्पीड होती है, जो हमारे कण की चाल होती है, उसमें हम साउंड की स्पीड से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। हमारा क्या निकल के आता है, मैक नंबर। अब हमें पता है कि हाँ भाई, ये इतने स्पीड से चल रही है, ये इतने स्पीड से चल रही है, और हमें पता है कि हाँ भाई, एयर के अंदर जो साउंड का स्पीड होता है वो 346
अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग भी देखने को मिलेगा, लेकिन उससे कोई कंफ्यूजन वाली बात, डिवाइड कर दिए जो आएगा क्या कहलाएगा हमारा, मैक नंबर कहलाएगा। मैं बोलूं कि हाँ भाई एक मैक नंबर है, मतलब जो इसकी चाल है, जो इसकी स्पीड है, वो साउंड की स्पीड से इक्विवेलेंट है। मैं बोलूं हाँ भाई इसकी संख्या क्या है, 2 मैक नंबर है, मतलब साउंड की स्पीड से डबल स्पीड से जा रही है। मैं बोलूं 4 मैक नंबर है, मतलब कि साउंड की स्पीड से 4 टाइम्स, 4 गुना उसकी क्या है, स्पीड है। तो यही सब क्वेश्चन डियर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, किससे, साउंड से रिलेटेड। आपको पता है इको से भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, इको वाले क्वेश्चन, और बिल्कुल ट्रिकी मेथड से हम लोग बहुत भी फैक्ट समझने वाले हैं आपसे। रेजोनेंस हो गया, नाम सुने होंगे, अनुनाद सुने हैं ना, रेजोनेंस। यदि मान लो मैं आपसे पूछ दूं कि रेजोनेंस को आप कैसे डिफाइन करना चाहोगे, व्हाट डू यू मीन बाय रेजोनेंस, ये रेजोनेंस है क्या। और यदि मान लो क्वेश्चन डियर ये फ्रेम कर दे कि रेजोनेंस के हमारे डेली लाइफ में क्या एप्लीकेशन है। आप सभी को पता है कि जो भी कंसेप्ट है वो सभी आपके लाइफ से क्या है डियर, कनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं, है ना डियर। तो किसी भी कंसेप्ट का हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में कितना कंट्रीब्यूशन है, वहां से क्वेश्चन बन जाते हैं कि रेजोनेंस का हमारे लाइफ में क्या कंट्रीब्यूशन है। कोई ऐसा मेडिकल फील्ड बताइए जिसमें हम लोग रेजोनेंस हमारी उस पर बेस्ड है। देखो यदि मैं सिंपल वे में डिफाइन करना चाहूं रेजोनेंस को, तो मैं बोलूंगा फ्रीक्वेंसी। क्या बोलूंगा डियर, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बोले तो सिंपल वे में एनर्जी, फ्रीक्वेंसी बोले तो एनर्जी। अब हमें पता है डियर कि जब दो फ्रीक्वेंसी, जब दो आवृत्तियां, दो फ्रीक्वेंसी, दो आवृत्तियां मैच कर जाती है तो क्या बनता है हमारा, रेजोनेंस बनता है। व्हेन द टू फ्रीक्वेंसी आर सिमिलर विथ ईच अदर, जब दो आवृत्तियां आपस में क्या हो जाएगी डियर, समान हो जाएगी, वही क्या कहलाएगा हमारा रेजोनेंस, वही हमारा अनुनाद कहलाएगा। अब दो एनर्जी आपस में समान होंगे तो आप समझ रहेंगे डियर, चीजें क्या होगी, कोलैप्स होगी, चीजें क्या होगी, कोलैप्स। आप नाम सुने होंगे MRI, सुना है आपने, MRI कराया जाता है, CT स्कैन। तो मान लो उतने अंदर का रिजल्ट नहीं दे पाता है, यदि बिल्कुल अंदर के रिजल्ट हमें जानना होता है तो हमें क्या दिया जाता है सलाह कि भाई जाओ MRI कराओ, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। जो हमारा MRI है वो हमारा रेजोनेंस पे ही बेस्ड है, किस पे आधारित है, रेजोनेंस पे। उसमें भी डियर बड़े बड़े भी नो मैग्नेट लगे होते हैं, क्या लगे होते हैं, मैग्नेट, आप लोग देखे होंगे। अब भाई एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ द यूनिवर्स है फ्रीक्वेंसी, इस ब्रह्मांड का हर एक ऑब्जेक्ट की अपनी क्या है, आवृत्ति है, अपनी फ्रीक्वेंसी है। आई हैव फ्रीक्वेंसी, मेरे पास फ्रीक्वेंसी है, यू हैव फ्रीक्वेंसी, दिस पेन हैज फ्रीक्वेंसी, दिस व्हाइट बोर्ड हैज फ्रीक्वेंसी, सबकी अपनी क्या है डियर, आवृत्ति है। समझ रहे हैं ना जो कहना चाह रहे हैं। तो जैसे मान लो दो मैग्नेट की अपनी फिक्स फ्रीक्वेंसी और दोनों जैसे वो मैच करेगी, तो ऑब्वियस सी बात है डियर, जब दो एनर्जी आपस में कोलैप्स करेंगे तो आप लोग देखे होंगे MRI में कितनी आवाज जनरेट होती है, पेशेंट घबरा भी जाते हैं विनो। और जैसे वो दोनों फ्रीक्वेंसी आपस में टकराती है उसी वक्त आपका इमेज क्या होता है, कैप्चर होता है, जो आपके अंदर की ब्लड वेसल्स, जो रुधिर वाहिनिकाएं हैं, वहां तक के इमेज को क्या कर लेता है डियर, वो कैप्चर कर लेता है। यदि क्वेश्चन पूछ दे कि भाई MRI साउंड के किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो क्या बताएंगे, रेजोनेंस। अब हम लोग बचपन काल में पढ़े हैं कि भाई जब तानसेन गाते थे तो दिए जल जाते थे, जब तानसेन गाते थे तो झमाझम बारिश होती थी। बात समझिएगा, हम लोग सुने हैं, जाने भी है। तानसेन गाते थे तो वी नो दैट कि ग्लास टूट जाते थे। बात वहां भी डियर रेजोनेंस ही है। भाई मान लो जैसे ये तानसेन है, एक एग्जांपल में दे रहा हूं डियर आपसे, और यहां पे ये ग्लास रखा हुआ है डियर, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, फिक्स है। ग्लास की जो आवृत्ति है क्या है डियर, वो फिक्स है। जैसे तानसेन की साउंड की जो फ्रीक्वेंसी निकल रही है, जो आवृत्ति निकल रही है, जैसे दोनों आवृत्ति आपस में क्या हो गई, मैच कर गई, दो एनर्जी मैच करने का मतलब क्या हो गया, गिलास टूट गया। बात समझ रहे हैं ना जो कहना चाह रहे हैं, दिए जल जाते थे, तो भाई दिए की भी अपनी आवृत्ति क्या है डियर, फिक्स है। अब जैसे मान लो उनके साउंड की फ्रीक्वेंसी आ रही है, जैसे दिए की फ्रीक्वेंसी से क्या कर गई, मैच कर गई, तो आपको पता है डियर विनो कि आग की खोज फ्रिक्शन से ही हुआ था, दो एनर्जी आपस में क्या हुआ, घर्षण हुआ, उनके क्या हो गया, दिया जल गया। तो आप समझ सकते हो रेजोनेंस का कितना इंपैक्ट है। अब मान लो गाना गा रहे हैं, बारिश की भी, बादल की भी अपनी फ्रीक्वेंसी है डियर, आवाज की फ्रीक्वेंसी गई बादल की फ्रीक्वेंसी से क्या हो गई, मैच कर गई। जब दोनों आवृत्तियां आपस में मैच कर गई तो क्या हो गया, कोलैप्स, झमाझम बारिश। हम लोग सुने हैं,
लेकिन वहां भी काम क्या कर रहा है डियर, रेजोनेंस का ही काम कर रहा है। आप एक मूवीज देखे होंगे कुंफू हसल, देखा होगा आप लोगों ने, और उस कुंफू हसल मूवीज में एक ओल्ड लेडीज होती हैं, जब वो लेडीज विनो चिल्लाती है तो सामने वाले दीवार लोगों के चीथड़े उड़ जाते हैं। उस मूवीज में ऐसा दिखाया गया है। कहीं ना कहीं डियर वहां भी क्या काम कर रहा है आपका, फ्रीक्वेंसी, वहां भी एनर्जी का ही काम हो रहा है डियर, क्योंकि उसकी साउंड की एनर्जी गई, उस लोग दीवार की एनर्जी क्या हो गई डियर, आपस में मैच कर गई और क्या हो गया, कोलैप्स हो गया। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं आपसे बताना चाहूं, जो अक्सर एग्जाम में भी फ्रेम किया गया है। अमेरिका में एक पुल था, वो टूट गया जब वहां के सोल्जर्स उस पुल पे लेफ्ट राइट मार्चिंग करके जा रहे थे। समझ रहे होंगे व्हाट एवर व्हाट टाइम से। तो जब वो डियर मार्च कर रहे थे तो ऑब्वियस सी बात है डियर कि ये पुल है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, फिक्स है। पुल की तो फ्रीक्वेंसी डियर क्या है, फिक्स है। जैसे उनके कदम ताल से जो फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रही है लेफ्ट राइट से, जैसे वो आवृत्ति पुल की आवृत्ति से क्या कर गई, मैच कर गया, पुल क्या हो गया डियर, कोलैप्स, टूट गया, दो एनर्जी आपस में टकराया। तो आज भी कभी सोल्जर्स की यदि टुकड़ी वगैरह पुल पार करती है तो आप लोग देखे होंगे नॉर्मल कदम ताल से वो क्या करते हैं, पार करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यहां भी रेजोनेंस क्या हो सकता है डियर, उत्पन्न हो सकता है और चीजें क्या हो सकती है, टूट सकती है। तो साउंड बिल्कुल ही क्लासिक टॉपिक है, मैं आपसे बता दूं। आप यदि जितना इंटरेस्टेड पढ़ेंगे ना, वहां से क्वेश्चन डियर क्या होंगे आपके एग्जाम में, फ्रेम होंगे। इको से क्वेश्चन आते हैं, प्रतिध्वनि, इको के क्या क्या एप्लीकेशन है वहां से क्वेश्चन आते हैं। इको कब बनेगा, किन किन मेथड पे इको बनेगा, ऐसे क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले आते हैं। समझ रहे हैं ना। तो मैं बिल्कुल आपको बेसिक पढ़ा के खुश नहीं करूंगा, मैं आपको उस लेवल में लेके जाऊंगा, क्योंकि 2023 का आप लोग पेपर भी देखे होंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टफ था। तो हमें डियर उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल पढ़ना है। और मैंने आपसे बोला भी है कि फिजिक्स में आपको इतना इंटरेस्ट लाऊंगा बिल्कुल बेसिक वे में। आज के समय क्या है डियर कि फॉरगेटफुलनेस इज कॉमन इन एवरी पर्सन। आप कोई चीज पढ़ते हो भूलते जरूर हो, सबके अंदर विनो भुलक्कड़पन है, फॉरगेटफुलनेस है, सिंपल सी बात है ना डियर, या नहीं है, ऑब्वियस सी बात है डियर है। लेकिन आज के समय यदि कोई स्टूडेंट किसी भी कंसेप्ट को कनेक्ट करके पढ़ता है, अपने लाइफ से जोड़ देता है, अपने जीवन से जोड़ देता है, ध्यान देना वो कंसेप्ट वो लाइफ में कभी नहीं भूल सकता। और साइंस के हर एक कंसेप्ट आपके लाइफ से क्या है, कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है। अब मैंने रेजोनेंस बताया, आई होप आप ये फैक्ट बिल्कुल माइंड मेकअप हो गया होगा सबको। मैं और डिटेल में कराऊंगा तो और अच्छा से आपको समझ में आएगा। समझ रहे होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूं। ऐसा बच्चा जो हिंदी मीडियम वाले कंफर्टेबल फील कर रहे हैं ना, तो मैं ज्यादा इंग्लिश तो टर्म यूज नहीं कर रहा हूं, वैसे लिखवाऊंगा हिंदी इंग्लिश, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। इसके बाद से डियर मैं आपसे बात करना चाहूंगा नेक्स्ट टॉपिक का जो हम लोग चर्चा करेंगे। ये तो हाईली एग्जाम ओरिएंटेड है, मतलब हमें ये देखना है कि भाई क्वेश्चन कहां से ज्यादा पूछे जाएंगे, पहले हम उसको हिट लिस्ट में रखेंगे, ठीक ना, क्योंकि हमें मेन टारगेट हमारा क्वेश्चन है। क्लियर ना। देखो लुसेंट का जमाना चला गया कि लुसेंट पढ़ के जाओ और विनो पीसीएस जैसे लोग एग्जाम क्रैक कर ले रहे हैं। यदि आप आज के समय मैटर से अपडेट नहीं हो ना डियर, तो आप सिलेक्शन नहीं ले पाओगे, मैं आपसे बिल्कुल सही कह रहा हूं। और दूसरी बात कि मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज शेयर करना चाहूंगा कि एनसीईआरटी की जो एक्टिविटी है, जो क्रियाकलाप है, चाहे वो फिजिक्स का सेगमेंट में हो या केमिस्ट्री का सेगमेंट में हो, आप डियर पेपर के एंगल देख लो, मैक्सिमम क्वेश्चन एक्टिविटी से पूछे जा रहे हैं, क्रियाकलाप से पूछे जा रहे हैं। और अक्सर मुझे पता है जो भी बच्चा एनसीईआरटी रीड कर रहा होगा वो सिर्फ एनसीईआरटी रीड करता है, एक्टिविटी पे उतना फोकस, और वही क्वेश्चन के एंगल पूछे जाते हैं। समझ रहे होंगे व्हाट एवर व्हाट टाइम से। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि खाने वाला सोडा का खाने के अलावा कहां यूज करते हैं, खाने वाला जो सोडा है बेकिंग सोडा, खाने के अलावा कहां यूज करते हैं, आया हुआ क्वेश्चन। खाने वाले से तो कपड़ा धोते नहीं है, बिल्कुल आग बुझाने में। अब क्वेश्चन ये था कि जब आग बुझाते हैं तो उस खाने वाला सोडा को हम किसके साथ विनो कंबाइन करते हैं। अब जो बच्चा एक्टिविटी पढ़ा होगा वो जरूर कैच कर लेगा, सल्फ्यूरिक एसिड क्या है। अब ये क्वेश्चन पूछा गया है, अब सोचो ये 9th क्लास के एनसीईआरटी बुक में मेंशन किया है और एक्टिविटी कॉलम में दिया है। तो आप लोग सारे फिजिक्स या केमिस्ट्री का सेगमेंट हो, एक्टिविटी पे आप लोग जरूर फोकस करिएगा। एनसीईआरटी एक ऐसी बुक है, आप जितनी पढ़ो उतना क्या है डियर, कम है। आप हर बार पढ़ोगे कुछ नया नया आपको वहां से सेगमेंट मिलेगा, पढ़ के देखो तो सही, नया वाला ज्यादा अपडेट है डियर।
नेक्स्ट पॉइंट पे डियर मैं बात करने वाला हूं, ध्यान देना डियर। मैं अब आपको जो थर्ड नंबर का, जो मैं आपको फोर्थ नंबर का टॉपिक डियर शेयर करूंगा, वो डियर हमारा रहेगा हीट, उष्मा। हम लोग देखो, हम लोग फैक्चुअल, कंसेप्चुअल और साथ में न्यूमेरिकल्स, इन दोनों एंगल पे चर्चा करेंगे, ठीक ना। न्यूमेरिकल्स को लेकर भी डरना नहीं है, हम बिल्कुल सिंपल वे में आपको समझाएंगे, जितना सिंपल मेथड होगा उतना हम लोग समझेंगे। देखो, हीट से, उष्मा से भी क्वेश्चन आते हैं, सबको पता है। यदि मैं आपसे एक सिंपल टर्म पूछ दूं कि हाँ भाई, हीट और टेम्परेचर में, उष्मा और तापमान में क्या अंतर है, यदि एक सिंपल क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर, उष्मा और तापमान में क्या अंतर है, तो आप साइंस के टर्म में कैसे डिफाइन करना चाहोगे? सिंपल सा ही क्वेश्चन है, कई लोग हैं, बताना चाहेंगे आप में से कोई डियर? उष्मा और तापमान में ऑब्वियस सी बात है डियर, जो चीज को हमें सेंसेशन होता है, अनुभव होता है, चाहे वो हॉटनेस का अनुभव हो या कोल्डनेस का, हमें ठंडी लगी या गर्मी लगी, वो क्या कहलाएगा हमारा? हीट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हीट। और यदि हम उसको डिग्री में डिनोट कर देंगे, वो क्या कहलाएगा? टेम्परेचर। तो हॉटनेस या कोल्डनेस को यदि हम डिग्री में डिनोट करते हैं, डिग्री ऑफ हॉटनेस, डिग्री ऑफ कोल्डनेस, है ना डियर, तो जैसे हम डिग्री में डिनोट कर दे, वो क्या कहलाएगा हमारा? तापमान कहलाएगा, टेम्परेचर कहलाएगा। हाँ भाई, 0 डिग्री सेल्सियस पता चल गया कि टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। हाँ भाई, हमें ज्यादा ठंड लग रही है, हीटिंग की बात हो रही है। तो जैसे आप हीटनेस, कोल्डनेस को आप डिग्री में डिनोट करते हो, वहीं क्या कहलाता है आपका? टेम्परेचर कहलाता है। अब यदि हीट से क्वेश्चन देखे जाएंगे डियर, तो सारे थर्मामीटर से क्वेश्चन आया हुआ है, मतलब 20% वेटेज रहता है कि हीट के थर्मोमीटर से क्वेश्चन आता है, थर्मामीटर। और लगभग 7 से 8 ऐसे थर्मामीटर है जहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाते भी हैं डियर। एक बेसिक यदि मैं आपसे पूछना चाहूं, कई ऐसे बच्चे हैं जिनको बिल्कुल नहीं पता होगा कि जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उसका अपर और लोअर फिक्स पॉइंट क्या होता है। यदि क्वेश्चन आ जाए कि जो हमारा क्लिनिकल थर्मामीटर है, जो हमारा डॉक्टरी थर्मामीटर है, उसका जो लोअर फिक्स पॉइंट है, जो उसका निचला क्रम है, कौन सा क्रम है डियर? निचला क्रम है। और उसका जो अपर फिक्स पॉइंट है, जो उसका ऊपर वाला जो फिक्स पॉइंट है, वो कितना होता है। कई ऐसे बच्चे स्मार्ट होंगे जिनको ऑब्वियस सी बात है नहीं पता है, गूगलिंग तो करेंगे नहीं। मैं सिर्फ क्लिनिकल की बात कर रहा, क्लिनिकल का 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस एनसीईआरटी मेंशन किया है। कितना डियर? 35 डिग्री सेल्सियस से अपर का कितना होता है डियर? 42। यही हमारा क्लिनिकल थर्मामीटर का है। बात समझ रहे हैं ना? आपसे क्वेश्चन आ जाएगा कि जो लैब वाला थर्मामीटर है उसका लोअर अपर फिक्स पॉइंट बताइए, क्वेश्चन आता है। दैट्स वाई मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। अब इनके कंपोजिशन क्या है, इसमें हम क्या मिलाते हैं? जैसे क्लिनिकल थर्मामीटर हम लोग क्या मिलाते हैं? मरकरी, पारा। अब पारा ही क्यों मिलाते हैं, इसके पीछे क्या रीजन है, वो क्वेश्चन बन सकता है। क्लिनिकल थर्मामीटर में पारा मिलाने के पीछे कितने वजह हैं, कितने कारण है, वो क्वेश्चन का एंगल ले सकता है डियर। लेगा कि नहीं? बहुत सारे खासियत है कि हाँ भाई, इसकी ग्रेटर विजिबिलिटी होती है, ये स्पष्ट दिखता है ना डियर। टक नहीं होता है, चिपकता नहीं है, जो कंटेनर है जो जिसके अंदर है ये, उसके दीवार पे नहीं चिपकता है। इसकी डेंसिटी क्या होती है डियर? हाई होती है। घनत्व भी क्या होता है? हाई होता है। दूसरी बात कि जैसे तापमान, बिल्कुल जैसे तापमान को वो कवर करेगा, फैलना क्या होता है डियर? शुरू हो जाता है। इसलिए हम लोग मरकरी को क्विक सिल्वर कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्विक सिल्वर के नाम से भी जानते हैं। तो आपसे डियर कंपोजिशन से भी क्वेश्चन आएगा। मेरी बात समझ रहे होंगे ना सारे बच्चे? क्लियर हो रहा है ना सबको? दूसरी बात डियर, मान लो क्वेश्चन आ गया कि सन के टेम्परेचर को, सूर्य के तापमान को हम किस थर्मामीटर से मेजर करते हैं, मापते हैं, है ना? आ सकता है। उसका रेंज पूछ देगा कितने से कितने। और बिल्कुल टोटल रेडिएशन पायरोमीटर, टोटल रेडिएशन पायरोमीटर 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है वे, आप एक बार कैच करना, देखना। टोटल रेडिएशन
पायरोमीटर। अब जो टोटल रेडिएशन पायरोमीटर नाम का जो थर्मामीटर है, उसमें हम लोग क्या कंपोजिशन यूज करते हैं, ये सब हमें पढ़ना है हीट के बारे में। मतलब मैं आपको सिर्फ झलक दिखा रहा हूं कि हमें पढ़ना क्या क्या है। उसके बाद से डियर हमें पढ़ना है सारे हीट के जो मेथड है जिसके माध्यम से क्या होता है डियर, वो ट्रांसमिट होता है। और आप लोग बचपन से पढ़ के आए होंगे कि उष्मा जो है 3 मेथड से क्या होता है डियर, संचरित होता है, ट्रांसमिट होता है। एक तो कन्वेक्शन संवहन जिसको कहते हैं, एक हमारा कंडक्शन जिसको चालन कहते हैं, और एक हमारा रेडिएशन जिसको क्या कहते हैं डियर, विकिरण कहते हैं। इन 3 मेथड से उष्मा क्या होता है, ट्रांसमिट होता है, चलता है। और आपसे पता है, आपसे एग्जाम्पल दे दे करके पूछेगा किसमें कन्वेक्शन है, किसमें संवहन है, किसमें कंडक्शन है, किसमें चालन है, किसमें रेडिएशन है। ये सब आपके लाइफ में जो इफेक्ट है ना, जो घटनाएं हो रही है, वहां से क्वेश्चन आएंगे। कभी कभी क्या होगा कि एक ही चीज में रेडिएशन भी है, कंडक्शन भी है और कन्वेक्शन भी है। वो एक ही चीज से आपसे पूछ देगा इसके इसके बीच क्या हो रहा है, इसके बीच क्या हो रहा है, इसके बीच क्या हो रहा है। बात समझ रहे होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूं डियर। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ दे एक सिंपल वे में कि बल्ब के अंदर ऑब्वियस ही बात है डियर, यदि मैं कन्वेक्शन को कहना चाहूं, संवहन को डिफाइन करना चाहूं, तो मैं सिर्फ यही बोलूंगा कि संवहन में जो पार्टिकल्स होते हैं वो गति करते हैं। संवहन में जो कण होते हैं वो क्या करते हैं डियर, मूव करते हैं, गति करते हैं। और किसी चीज में पार्टिकल्स मूव तभी कर पाएगा या तो वो मीडियम लिक्विड हो, भाई लिक्विड में ही पार्टिकल्स घूम सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, या वो क्या हो, मीडियम गैस हो, क्या हो, गैस हो। 2 मीडियम में ही क्या होगा डियर, संवहन होगा, लिक्विड नहीं तो गैस। क्योंकि संवहन बोलता ही है कि भाई इसमें पदार्थ के वास्तविक जो कण है वो गति करते हैं। एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल कैन टेक प्लेस। मेन कण गति करता है, तो भाई मेन कण तो सॉलिड में करेगा नहीं करेगा। क्वेश्चन पूछ दे संवहन किस में होता है, पकड़ में आ जाएगा, लिक्विड नहीं तो गैस। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इसमें पार्टिकल क्या कर रहे हैं डियर, गति कर रहे हैं। अब यदि मैं क्वेश्चन पूछ दूं कि बल्ब का फिलामेंट है विनो, उसके अंदर देखे होंगे बल्ब में इनर्ट गैसेस भरी जाती है। कौन सी गैसेस, इनर्ट गैसेस भरी जाती है ना डियर। अब इनर्ट गैस भरने के पीछे क्या रीजन है, ये हीट के कौन से ट्रांसमिशन को फॉलो करेगा, आ सकता है कि नहीं क्वेश्चन। ऑब्वियस ही बात है डियर, आ सकता है। और ऐसे क्वेश्चन देखो पूछे जाते हैं। तो हीट भी कहने का मेरा मतलब है डियर बिल्कुल क्लासिक टॉपिक है। सारे कंसेप्ट को हम लोग कवर करेंगे यहां से, दोनों एंगल से, न्यूमेरिकल भी और थ्योरेटिकल भी। क्लियर हो रहा है ना सबको जो मैं बता रहा हूं डियर, ध्यान देना। मैंने कहा है कि पूरी एक्टिविटी एनसीईआरटी की मैं कवर कराऊंगा, और पूरा एनसीईआरटी का फोकस सिनेरियो कवर कराएंगे। जहां मुझे लगेगा कि ये रिसर्च वाला विषय है, ये डायनेमिक सब्जेक्ट है, थोड़ा सा नया अपडेट वाला है, तो हम लोग उसको भी अपडेट करते हुए चलेंगे। बिल्कुल फोकस करिएगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक में बात करना चाहूंगा डियर, हीट के बाद जो हमारा सेकंड नंबर का टॉपिक आएगा। जैसे हीट में अलग अलग आपसे ना अलग अलग टेक्निक से भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे आप लोग नाम सुने होंगे सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन, सुना होगा आपने। ऊर्ध्वपातन से भी क्वेश्चन दिख जाते हैं ना डियर, सब्लिमेशन। अब क्वेश्चन पूछ दे भाई सब्लिमेशन का यूज क्या है, सब्लिमेशन करते कैसे हैं, है ना डियर। सब्लिमेशन ऊर्ध्वपातन से क्वेश्चन बन गया। एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपसे। अब आप सभी को पता है डियर कि सब्लिमेशन में, ऊर्ध्वपातन में, जब किसी हम ठोस को, सॉलिड को गर्म करते हैं तो वो द्रव में नहीं बदलेगा, वो लिक्विड में चेंज सीधे किस में जाएगा, गैस में, वेपर में चेंज होगा, विदाउट गोइंग लिक्विड फेज। बिना द्रव अवस्था में गए वो सॉलिड से किस में चला जाएगा, गैस में। क्लियर हो रहा है ना। और यदि हम उस गैस को, उस वेपर को ठंडा कर दिए तो बिना लिक्विड फेज में गए वो कहां चला जाएगा, सॉलिड में। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है डियर, ऊर्ध्वपातन। इसी को हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं। और आप लोग बिल्कुल जानते हो जो कैम्फर है, जो कपूर है, कपूर का शोधन हम लोग इसी मेथड से करते हैं। कौन सा, सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन। आप नाम सुने होंगे नेफ्थलीन की जो बॉल्स होती हैं, नेफ्थलीन की जो गोलियां होती हैं, वो भी इसी टेक्निक से भी यूज किया जाता है। नेफ्थलीन वही जिससे किससे बनाया जाता है, नेफ्थलीन, नेफ्थलीन की गोलियां किससे बनाते हैं हम लोग, कोई स्मार्ट बच्चा। नेफ्थलीन की जो बॉल्स होती हैं वो किसकी बनी होती है,
क्वेश्चन कोरिलेशन से भी आ जाते हैं ना डियर कभी कभी, दैट्स वाई मैंने शेयर किया। नाम सुने होंगे कोलतार का, कोलतार। कोलतार वही जो पहले हम लोग सड़क निर्माण में यूज करते थे, रोड के मेटालिंग में यूज करते थे, मैं उसी कोलतार की बात कर रहा हूं डियर, समझ रहे हैं ना? कोलतार, उसी कोलतार से क्या बनाते हैं? नेफ्थलीन की गोलियां बनाई जाती है। कोलतार का यूज तो बहुत सारा है, लेकिन नेफ्थलीन की गोलियां कोलतार से ही बनाई जाती है। लेकिन आज के समय कोलतार का यूज हम लोग नहीं करते हैं सड़क निर्माण में, ठीक ना, क्योंकि ये ज्यादा क्या कर रहा है? पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है। आज के समय हम लोग बिटुमेन का प्रयोग कर रहे हैं। किसका प्रयोग कर रहे हैं डियर? बिटुमेन। और ये बिटुमेन हमें पेट्रोल से मिलता है। किससे मिलता है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि बिटुमेन किसका प्रोडक्ट है। बिटुमेन किसका? नाउ डेज वी यूज बिटुमेन इन प्लेस ऑफ कोलतार। आजकल हम कोलतार की जगह बिटुमेन का प्रयोग करते हैं। किसका ये प्रोडक्ट है? कई बच्चे जो नहीं पढ़े होंगे वो कंफ्यूज हो जाएंगे। कई बच्चे तो बिटुमिनस को कोयला से कोरिलेट कर लेंगे, बिटुमेन बिटुमिनस गलत करके आएंगे, पता है ना डियर? तो कहीं ना कहीं हीट के सारे वो मेथड से क्वेश्चन हमें पढ़ने हैं और कवर भी करना है। क्लियर हो रहा है ना? जैसे हमारा इवापोरेशन हो गया, वाष्पीकरण बोलते हैं, सुने होंगे आप लोग। कंडेंसेशन, संघनन जिसको कहते हैं, इनके क्या क्या आपके लाइफ में एप्लीकेशन है, वहां से क्वेश्चन बन जाते हैं। और बड़े ट्रिकी मेथड से क्वेश्चन बनाता है, जो आप जानते हुए भी गलत करके आओगे, क्योंकि एग्जामिनर वहां जाना चाहता है जहां पे आप इनो गलतियां करो। एग्जामिनर वहां पे जाना चाहता है वहां पे जो गलतियां करो। और ध्यान देना डियर, मैंने क्यों बोला कि आपको ज्यादा क्वेश्चन पे वर्क करना है। क्वेश्चन पे इसलिए वर्क करना है कि आप क्वेश्चन के जरिए ही एग्जामिनर के भाषा को समझ सकते हैं, लैंग्वेज को कैच कर सकते हैं। और जो बच्चा लैंग्वेज समझ लेता है ना डियर, उसको पता चलता है कि पढ़ना क्या और क्या नहीं पढ़ना है। तो लैंग्वेज तभी पता चलेगा जब हम लोग क्वेश्चन पे क्या करेंगे? वर्क करेंगे। मैंने कहा ना कि लाइट से 4 क्वेश्चन आया है 2022 वाले में। अब 4 क्वेश्चन के एंगल कैसे डिलीवर करेगा, किया है, यदि वो एंगल हम लोग कैच कर लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है डियर, हम अच्छा कर जाएंगे लाइट में, है ना? तो ये सारा हमारा बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक है। जैसे मैं एक टेक्निक इसमें, जैसे हम लोग हीट में पढ़ेंगे, आप एक नाम सुने होंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। नाम सुना है आपने? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। कितने बच्चे नाम सुने हैं? जिसको हिंदी में कहते हैं प्रभाजी आसवन। क्या बोलते हैं डियर? प्रभाजी आसवन बोलते हैं। मैं सिर्फ अभी आपको जनरल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, तो इससे बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि आज तो फर्स्ट डे है। थोड़ा बहुत तो हम लोग सिनेरियो के बारे में चर्चा करेंगे, नेक्स्ट डे से हमारा टॉपिक भी डिलीवर होगा और अच्छे से होगा। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, प्रभाजी आसवन। आप सभी को पता है कि पेट्रोल और डीजल का हम रिफाइनिंग करते हैं, शोधन करते हैं। पेट्रोल और डीजल को यदि हम शोधन करते हैं तो इसी टेक्निक से करते हैं। किससे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब जो बच्चा इस प्रोसेस को समझ जाएगा, वो बच्चा ये तो कैच कर लेगा ना कि ये प्रोसेस और भी कहां कहां होता है कि नहीं डियर? आप सिर्फ रट्टा मार लिए कि हाँ भाई इसका हम प्यूरिफिकेशन रिफाइनिंग इस टेक्निक से करते हैं, और आप इस टेक्निक को समझ जाएंगे तो आपको लगेगा कि ये टेक्निक और कहां कहां यूज हो सकता है, वो भी आप समझ जाओगे। क्लियर हो रहा है ना पीछे भी? जैसे डियर मान लो मैंने आपसे कहा कि, मैंने आपको कहा कि हाँ भाई देखो ये हमने आपको सॉल्यूशन दे दिया। क्या दे दिया? सॉल्यूशन दे दिया। मैंने कहा कि हाँ भाई आपका ये ए सॉल्यूशन है, ये बी सॉल्यूशन, और ये क्या है आपका? सी सॉल्यूशन है। बिल्कुल सिंपल टेक्निक समझिएगा। हमने आपको 3 सॉल्यूशन दे दिया, और मैंने कहा कि नहीं भाई ऐसा है कि मैं क्या कर रहा हूं, इन तीनों सॉल्यूशन को एक बड़े जार में, एक बड़े कंटेनर में हमने कर दिया, मिला दिया। क्या मिला दिया डियर? मैंने ए वाले को भी मिला दिया, बी वाले को भी मिला दिया, और सी वाले को भी मिला दिया। अलग अलग था लेकिन हमने क्या कर दिया? मिला दिया। मैंने कहा भाई आप ना इन तीनों को अलग कर दो, हमें ए वाला अलग चाहिए, बी वाला अलग चाहिए, सी वाला। अब बताओ टफ वाली बात हो गई कि नहीं? लिक्विड है, ऑब्वियस सी बात है, मिला दिए, सब मिक्स हो गया है, कैसे निकलेगा? तो एक ही तरीका से मिलेगा, निकलेगा, और वो है बॉइलिंग पॉइंट। कौन है? बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक। क्लियर हो रहा है कि नहीं डियर? भाई हर एक विलियन का, हर एक सॉल्यूशन का अपना क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट होता है, अपना फिक्स बॉइलिंग पॉइंट होता है कि हाँ भाई ये वाटर है तो 100 पे ही उबलेगा। 100 पे ही क्या होगा डियर? उबलेगा। यानी जैसे डियर मान लो इसका बॉइलिंग पॉइंट 50 है, इसका 70 है, इसका 90 है, जैसे हम 50 लेके आएंगे, कौन निकलेगा हमारा? ए वाला निकलेगा। बड़े बड़े देखे होंगे कंडेंसेशन लगे होते हैं, संघनन लगे होते हैं, साइड में ऐसे बड़े बड़े कंडेंसेशन लगे होते हैं। दोनों के साइड में भी नो देखो वाटर होता है, बिल्कुल कोल्ड वाटर होता है, कि जब ये गर्म होके वेपर बनेगा, ठंडा पानी के कांटेक्ट में आएगा तो क्या हो जाएगा?
ड्रॉपलेट्स पानी हो जाएगा। देखे हो ना, बड़े बड़े कंडेंसेशन होते हैं, दोनों साइड से क्या होते हैं डियर, उसमें कोल्ड वाटर, पानी का एक नाइल नली सी लगी होती है, पाइप सी लगी होती है, ताकि ये जो पाइप है वो कोल्ड वाटर के कांटेक्ट में रहे। और मान लो कोई वेपर है, ठंडा के कांटेक्ट में आएगा तो क्या हो जाएगा, पानी ड्रॉपलेट्स फॉर्म में आ जाएगा। अब हम आसानी से क्या करेंगे, निकाल लेंगे कि नहीं डियर। हम 70 लाएंगे तो 70 निकलेगा। अब जब दोनों कर दिए तो बचा क्या हमारा, 90 वाला ही बचा। गर्म करना है तो निकाल लो, अदरवाइज रहने दो। बात समझ रहे हैं ना। अब यदि मैं आपसे यही सीक्वेंस पूछ दूं डियर, कि हमें पता है कि हमारे इन्वायरमेंट में सारी गैसें हैं, है ना डियर, सारी गैस मिक्स है, सारी गैस क्या है, मिक्स है। और मैं आपसे कहूं कि हाँ भाई, हमें जैसे कोई मान लो पेशेंट क्रिटिकल सिचुएशन में है, उसको एडमिट किया गया आईसीयू में, डॉक्टर क्या करता है, सीधे उस एयर में ऑक्सीजन का लेवल क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। क्या करता है डियर, बढ़ा देता है। वो ऑक्सीजन लाया कहां से, नेचर से ही, इन्वायरमेंट से ही लिया है। किसी न किसी टेक्निक से तो लिया होगा ना, किसी न किसी तरीका से तो लिया होगा ना डियर। अब आपको पता है कि सारा गैस मिक्स है, नाइट्रोजन भी है, सल्फर भी है, CO2 भी है, ऑक्सीजन भी है, हम लोग सब ले रहे हैं विनो, लेकिन जिसका यूज हम लोग ले रहे हैं। पहले सारा गैस को थर्मोडायनेमिक एक प्रोसेस होती है, एक फिजिक्स में सिद्धांत है, उष्मागतिकी, थर्मोडायनेमिक एक सिद्धांत है, कैप्चर करिएगा डियर। उस सिद्धांत के जरिए हम पूरे गैस को पहले लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे। किसमें कन्वर्ट करेंगे, लिक्विड में। अब देखो सारा गैस लिक्विड में क्या हो गया डियर, कन्वर्ट हो गया। अब आप आसानी से ऑक्सीजन का जो बॉइलिंग पॉइंट है, जैसे आप बॉइलिंग पॉइंट लेके जाओगे, कौन निकलेगा, ऑक्सीजन। जितना मत मात्रा है क्या निकाल दोगे, नाइट्रोजन। आप बताओ वहां भी इस हम लोग टेक्निक का यूज कर रहे हैं कि नहीं। तो आप कब कैच किए, जब आप इस सिस्टम को समझे कि हाँ भाई बहुत सारे बिलियन हो, बहुत सारे सॉल्यूशन हो, और इनको अलग अलग करना है, तो हम बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर क्या कर सकते हैं डियर, कर सकते हैं। अब यदि क्वेश्चन पूछ दे कि सारे गैस को विनो, उसमें से ऑक्सीजन किस एंगल से, मैं पढ़ाऊंगा। अब तक का सबसे एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक हमारा ये भी है, कौन सा, हीट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा डियर ध्यान देना, हमें सारे फोर्स के बारे में बात करनी है। जितने भी हमारे फोर्स होंगे, एक मैं कॉम्बिनेशन के फॉर्म में बता रहा हूं। फोर्स बोले तो बल, इसमें सारे फोर्स हमारे आएंगे विनो, उनके सारे एप्लीकेशन हम लोग पढ़ेंगे फोर्स से रिलेटेड। क्लियर ना। इसमें हम लोग बात करेंगे डियर मोशन, गति से रिलेटेड क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, ठीक ना डियर। ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, नाम सुने होंगे, अभिकेंद्र बल, है ना, अपकेंद्र बल, सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीपिटल, ये सब डियर हम लोग कितना कंट्रीब्यूशन है लाइफ में, ये सब हम लोग जानेंगे। क्लियर ना। तो ये हमारा भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा डियर मैं यही पे मेंशन करना चाहूंगा, हम लोग डियर फ्रिक्शन की भी चर्चा करेंगे। किसकी, फ्रिक्शन बोले तो घर्षण, बोले तो घर्षण, यानी फ्रिक्शन पे भी हमारा पूरा अटेंशन रहेगा, चर्चा रहेगा। फ्रिक्शन से क्वेश्चन आते हैं डियर, तो फ्रिक्शन को सही एंगल से कैच किएगा। सारे वो एप्लीकेशन जो हमारे लाइफ से कनेक्टेड है, जो हमारी चीजों से कनेक्टेड है, सबको हम लोग बना के करेंगे। और मैंने बोला भी है कि मैं आपको टॉपिक वाइज डियर क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा, 30-40 उसी टॉपिक के क्वेश्चन होंगे आपको शेयर के माध्यम से, जो है ना, सबको मिलेगा। और आप लोग लगाइएगा घर पे, और क्वेश्चन वही होंगे जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, और कुछ ऐसे भी क्वेश्चन मैं दूंगा जो बिल्कुल स्टेटमेंट वाले हैं, क्योंकि मैंने पहले ही कहा रखा है, जो बच्चा क्वेश्चन पे वर्क करेगा टॉपिक पढ़ने के बाद, उसी बच्चे में क्लैरिटी आएगी। समझ रहे हैं ना। तो बल्क में क्वेश्चन लगाइएगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं 30 आउट ऑफ 30 आपको प्रोवाइड करूंगा। मैं बोल नहीं रहा हूं, नॉर्मली मैं बोल रहा हूं, कह रहा हूं आपसे, तो बिल्कुल
कॉम्प्लासेंसी रखिएगा उस वे में कि हाँ भाई सर कहें तो कहीं ना कहीं जरूर, क्योंकि मैं भी एनालिसिस करता हूँ एग्जामिनर कहाँ से कैसे क्वेश्चन विनो फ्रेम कर सकता है, दे सकता है, और वो आइडिया मुझे भी तभी लगता है जब मैं क्वेश्चन के एंगल को कैच करता हूँ। सिंपल सी बात है। तो फ्रिक्शन भी नोट कर लिए होंगे सारे बच्चे, घर्षण, मोशन, विनो, फोर्स, बल, ये सब हमें डियर पढ़ना है। इसके अलावा डियर हम नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे विनो, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी बोले तो विद्युत, तो इलेक्ट्रिसिटी पे भी हमारा पूरा अटेंशन रहेगा। और ये तो बिल्कुल क्लासिक टॉपिक में अब आपसे मेंशन कर रहा हूं एक और जो आपको याद भी करना है, ध्यान देना, वो है डियर यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। तो आपको डियर यूनिट याद रखने हैं और मापन। और मैं आपको बता दूं डियर कि 15 से 20 ऐसे यूनिट हैं जिसका मैंने कलेक्शन किया हुआ है। सिर्फ 15 से 20 ऐसे यूनिट है जो अक्सर एग्जाम में फ्लक्चुएट होते हैं, समझ रहे हैं ना। और मैंने कब एनालिसिस किया डियर, जब मैंने इस चीज को देखा कि हाँ भाई कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं यूनिट से रिलेटेड, तो मैंने देखा कि यार 15-20 लगभग 3 साल 4 साल में उसी एंगल से रोटेट हो रहे हैं। तो वो 15-20 यूनिट जो है ना हम लोग बिल्कुल लर्न कर लेंगे, जो समझना होगा हम लोग समझ भी लेंगे, लेकिन यूनिट से क्वेश्चन आए हुए हैं तो यूनिट्स भी हमें सही से पढ़ लेना है। क्लियर ना। और एक लास्ट टॉपिक डियर मैं आपसे मेंशन करना चाहूंगा और वो है हमारा मैग्नेटिक। चुंबक, ठीक है। इतने सारे टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे। एम आई क्लियर। और इतना हम यदि कवर कर लेते हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन क्या कर लेंगे डियर, टैकल कर लेंगे। मैंने वही क्वेश्चन के एंगल बताया जो क्वेश्चन के एंगल ले सकता है, उसी टॉपिक पे मैं ज्यादा वेटेज दिया। क्लियर ना। तो चलो एक छोटा सा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्लियर ना। सबके नोट्स बिल्कुल बेहतरीन बनने चाहिए कि हाँ भाई लगे कि अब ये नहीं कि अगले बार घर गए देख रहे हैं तो पता नहीं चल रहा है कि किसका लिखा हुआ है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बाइलिंगुअल में सबको लिखवाऊंगा। क्लियर। और और मुझे जो जैसा लगेगा कि हमें क्या क्या आपको देना चाहिए अपने सेल्फ स्तर पे जो होगा, तो वो मैं डियर आपको प्रोवाइड करते चलूंगा। तो स्टार्टिंग से ही करते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स से ही शुरू किया जाए, ठीक ना। स्टार्टिंग से ही सारे सेगमेंट लेते हैं और सारे बच्चे बिल्कुल न्यूक्लियर फिजिक्स हेडिंग देंगे, नाभिकीय भौतिक। इसको हिंदी में, जिसका बैकग्राउंड हिंदी है वो बिल्कुल हिंदी में नोट करेंगे, नाभिकीय भौतिक। न्यूक्लियर फिजिक्स। और इस टॉपिक को पढ़ने के बाद मैं आप सभी से कह रहा हूं कि 2 से 3 दिन का सेशन चलेगा, जो भी हमारा चलेगा। इस टॉपिक के पढ़ने के बाद आप खुद भी अपने आप को इवेल्युएट करेंगे, मूल्यांकन करेंगे कि कितने क्वेश्चन हमसे हो पा रहे हैं, और फिर आप हमें भी जज करना कि हाँ सर ने कराया कितने क्वेश्चन निकाल पा रहे हैं। सारे क्वेश्चन कहीं का भी होगा आपसे होके जाएगा, ये मैं आपसे बोल रहा हूँ, ठीक ना। कहीं का भी होगा वो फ्लो में हर जगह से भी नो ढूंढ के बताऊंगा जहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। मेरा एंगल यही रहेगा, आपको बूस्ट करना। क्लियर डियर। अब एक बेसिक क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि न्यूक्लियर फिजिक्स के फादर कौन है, जनक कौन है। क्वेश्चन मेंशन कर दिया कि नाभिकीय भौतिकी के पिता कौन है, जनक कौन है, फिर आप किस पे जाना चाहोगे, न्यूक्लियर फिजिक्स के फादर आप किसे बोलना चाहोगे। आ सकता है एज अ फैक्चुअल क्वेश्चन, आते ही आते हैं मीनू। और बिल्कुल बिल्कुल
रदरफोर्ड किसको कहते हैं डियर? तो पहला पॉइंट नोट करेंगे, फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स के नाभिकीय भौतिकी के वी नो हम क्या बोलेंगे डियर? जनक। नाभिकीय भौतिक के मैं यहीं पे मेंशन कर दे रहा हूं, जनक। और क्या नाम था डियर, याद है ना? वी नो रदरफोर्ड। मैं बिल्कुल यहां पे मेंशन कर दिया रदरफोर्ड, वी नो नाभिकीय भौतिक के, न्यूक्लियर फिजिक्स के जनक है। स्टार लगा के नोट करिएगा, सारे सेगमेंट स्टार बना बना के नोट करिएगा। मुझे लगे कि इंपॉर्टेंट है तो मैं वहां पे बिल्कुल हाईलाइट करूंगा, तो आप लोग भी उस पर फोकस करिएगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर? चलो, इसमें हमें मतलब थोड़ा बहुत एटम के बारे में, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन के बारे में एज लाइक वी नो स्टडी करना है न्यूक्लियर फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तभी हम लोग नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फ्यूजन, फिजन वाले कंसेप्ट को भी क्या करेंगे डियर, समझेंगे, जानेंगे। आप सभी को पता होना चाहिए कि सबसे पहले आप लोग 9th क्लास के एनसीईआरटी बुक में एक साइंटिस्ट का नाम सुने होंगे जो इंडियन ग्रेटेस्ट सेंट भी माने जाते हैं, जिनका नाम था विनो कन्नड़, जिसको हम लोग कनाद भी बोलते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? कड़ाद। नाम जरूर सुने होंगे, इंडियन ग्रेटेस्ट सेंट। और आप हर्मिट भी बोल सकते हैं, बहुत बड़े महर्षि भी थे, महर्षि कणाद नाम से। बुक में भी मेंशन है, एनसीईआरटी बुक में, जो रीड किए होंगे उनको पता होगा। और डियर ध्यान देना, सबसे पहले एटम के बारे में यदि कोई चीज बताने वाले थे, कोई आइडिया देने वाले थे, वो यही थे। और इन्हीं के कंसेप्ट पे जितने भी फॉरेन के विनो साइंटिस्ट है, उन्होंने अपने अलग अलग सिद्धांत दिया और सारा श्रेय उन्होंने क्या कर लिया डियर, ले लिया। बात समझ रहे होंगे व्हाट एवर व्हाट टाइम से। एक डेमोक्राइटस हैं, उन्होंने भी, उनका ज्यादा नाम मैं देखता हूं हर जगह यूज किया गया है, एटम के बारे में वो नॉलेज दिए थे, लेकिन कई हजार मतलब पहले साल पहले जो है इन्होंने बता दिया था एटम के बारे में। इन्होंने, कड़ाद ने, डॉल्टन से भी पहले, बिल्कुल। और इन्होंने नाम इसलिए पड़ गया डियर इनका, क्योंकि ये बोले थे कण के बारे में, पार्टिकल के बारे में, बोले तो एटम के बारे में। समझ रहे जो कहना चाह रहे ना? दैट्स वाई नाम ही क्या पड़ गया डियर, कड़ाद, बोले तो कण। इनके लाइफ में पार्टिकल के अलावा और कुछ कुछ नहीं था। कहा जाता है कि ये दिन के समय समाधि में लीन रहते थे और रात के समय कणों को एक जगह इकट्ठा करते थे, संग्रह करते थे। मतलब इनका स्नेह था पार्टिकल्स को लेके। बात समझ रहे हैं जो कहना चाह रहे हैं ना? तो रात के समय क्या करते थे, सारे दाने जो होते थे ना, ग्रेन्स वगैरह, कण, पार्टिकल, उसको एक जगह क्या करते थे, ये कलेक्ट करते थे। कड़ाद साहब ने कहा कि यदि हम किसी पदार्थ को, यदि हम किसी सब्सटेंस को तोड़ते हैं, ऑब्वियस सी बात है डियर, मान लो कोई एक सब्सटेंस, एक पदार्थ है, और यदि हम इसको तोड़ेंगे तो ये टूटता जाएगा। क्या होता जाएगा डियर? टूटता जाएगा, टूटता जाएगा, टूटता जाएगा। और एक ऐसा कंडीशन आएगा, एक ऐसी स्थिति आएगी कि उस पदार्थ का टूटना बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। और उसी पदार्थ को उन्होंने क्या नाम दे दिया? एटम। बोला कि यही तो एटम है। बात समझ में आया जो मैं कहना चाह रहा हूं? मैं कड़ाद के अनुसार बता रहा हूं। मैं किसके अनुसार बता रहा हूं डियर? कड़ाद के अनुसार मैं सेगमेंट बता रहा हूं, मैंने डिफाइन किया, क्योंकि न्यूक्लियर फिजिक्स में ये सब पार्ट हमें पढ़ने हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स में ये सब पार्ट हमें पढ़ने। तो मान लो यदि आपको बेसिक इन्वायरमेंट नहीं पता रहेगा, तो आप अपर हायर लेवल के कैसे चीजों को, कंसेप्ट को समझ पाओगे? है ना डियर? आपको हर एक एंगल के अकॉर्डिंग चीजों को समझना होगा। तो मैंने क्या कहा कि, इन्होंने क्या कहा कि जब किसी पदार्थ को तोड़ते हैं, वो पदार्थ टूटते जाता है, टूटते जाता है, टूटते जाता है, और एक ऐसी स्थिति आती है कि उस पदार्थ का टूटना क्या होता है? बंद हो जाता है। और उस पदार्थ को उन्होंने क्या नाम दे दिया? एटम। लेकिन फर्दर आगे वो टूटा। आगे क्या हुआ डियर? टूटा। और आप सभी को पता है वो दो पार्टिकल में टूटा, एक आपका स्टेबल पार्टिकल, अस्थाई कण, और एक आपका अनस्टेबल पार्टिकल, अस्थाई कण। समझ रहे हैं ना? क्लियर हो रहा है डियर जो बता रहे हैं?
जो पदार्थ, जो सब्सटेंस था डियर, क्या हो गया, दो पार्ट में टूट गया। वही एटम एक स्टेबल पार्टिकल, क्या है, अनस्टेबल है, अस्थाई है। दैट्स वाई हमने क्या कहा डियर, इसको अस्थाई, अनस्टेबल। और आप तो पता है कि भाई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का न्यूक्लियस के अंदर और बाहर भी क्या है, अस्थाई, तो स्टेबल है, समझ रहे हैं ना। तो क्या कहलाए हमारे, अस्थाई, मतलब स्टेबल, अस्थाई पार्टिकल कहलाए। क्लियर हो रहा है ना। तो न्यूक्लियस के इनसाइड और आउटसाइड उनका जो अस्तित्व था, जो उनका एग्जिस्टेंस था, वो क्या था, अनस्टेबल था, अस्थाई था। दैट्स वाई वो पॉजिट्रॉन, मेसॉन वगैरह अनस्टेबल पार्टिकल कहलाए। और ये जो हमारा पार्टिकल कहलाया, वो क्या कहलाया, स्टेबल पार्टिकल कहलाया। अब जो क्वेश्चन बनेंगे वो इनके डिस्कवरी से क्वेश्चन बनेगा। किससे बनेगा डियर, डिस्कवरी। और जब हम लोग इनके डिस्कवरी से क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, तो वहां से हम लोग बहुत तरह के रेज के बारे में भी नॉलेज रखेंगे, क्योंकि रेज वाले भी क्वेश्चन क्या होते हैं आपके एग्जाम में बन जाते हैं। तो वहां से हमें रेज से भी कोरिलेशन, देखो चीजों को कोरिलेट करके ही पढ़ना है, कहां से कैसे क्वेश्चन आ सकता है, उसके कॉन्टेक्ट में क्वेश्चन को कहां से लाना है। हमें सिर्फ क्वेश्चन को ही चुराने हैं और कुछ नहीं करना है, या हमें सिर्फ क्वेश्चन को ही चुराने हैं। तो आई होप जरूर आप लोग क्लियर कर चुके होंगे। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। आप लोग की क्लास वैसे कितने बजे, 6 बजे तक ही है, आफ्टर दैट भी क्लास है। ओके ओके। कुछ कंसेप्ट क्लियर हुआ आप लोगों को जो डियर मैंने अभी शेयर किया। तो ऐसे भी हैं इनमें जिनका अभी आई मीन फर्स्ट अटेम्प्ट है, या अभी पहली बार दे भी रहे हैं। ओके, क्लियर क्लियर। अभी जो मैंने कुछ सेगमेंट बताया, कुछ क्लियर हो रहा है किस एंगल से पढ़ना है, ताकि स्कोरिंग हो जाएगा। क्लियर ना। तो बिल्कुल, और उसी पे वर्क है। देखो मैं बता दूं डियर, कंटेंट हमारा अच्छा रहेगा ना, कंटेंट तो रिजल्ट दिलाएगा। क्वालिटी वाला रहेगा तो, मैंने पहले ही बोल दिया कि क्वांटिटी नहीं पढ़ना है, कि हाँ दिन भर लगे रहते हैं, दे लाइट दे लाइट दे लाइट, समझ रहे हैं ना, दे साउंड, और पता चल रहा है कुछ नहीं पता चल रहा है कि कहाँ से क्या आ रहे हैं। तो ये सब चीजें हमें नहीं पढ़नी है, समझ रहे हैं ना जो कहना चाह रहा हूं। तो उसके अकॉर्डिंग हमें बिल्कुल चर्चा करनी है। तो लिखिएगा, एक बार डिफाइन करते हैं किसको, एटम को। इसको डिफाइन करते हैं एटम। पहले डिफाइन करें सारे बच्चे, लिखना। पहले इंग्लिश लैंग्वेज वाले लिखेंगे। एटम इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एटम इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच कैन, मैं लिख दूं या लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। विच कैन टेक पार्ट इन, विच कैन टेक पार्ट इन any chemical reaction, which can take part in any chemical reaction without breaking, without breaking. Atom is the smallest particle of an element which can take part in any chemical reaction without breaking. माने किसी भी रिएक्शन में क्या करेगा डियर, वो पार्टिसिपेट करेगा बिना टूटे। लेकिन फर्दर टूटा, हमने जो डेफिनेशन दिया वो कन्नड़ के अकॉर्डिंग, कड़ात के अकॉर्डिंग लिखवाया, हिंदी में नोट करेंगे। किसी तत्व का वह छोटा से छोटा कण, किसी तत्व का वह छोटा से छोटा कण जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में बिना टूटे, जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में बिना टूटे भाग लेता है, जो बिना टूटे भाग लेता है, परमाणु कहलाता है। नहीं भूलेंगे ना। किसी भी केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करेगा, पार्टिसिपेट करेगा, भाग लेगा,
बिना टूटे, लेकिन फर्दर क्या हुआ डियर, टूट गया। कंसेप्ट तो हमने कन्नड़ के अकॉर्डिंग बिल्कुल कैप्चर कर लिया है, और क्योंकि टाइम हमारा होने वाला है इन केस, तो बिल्कुल बिल्कुल। तो दूसरी बात देखो, मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा, क्योंकि अच्छा लगता है यार जब आप लोग, पता है मैं आपसे रियल कर रहा हूँ, मुझे अच्छा इस बात को लगता है कि आप हमारे कस्टोडियन हैं, आप हमारे किसी न किसी रूप में देश की सेवा करने वाले हैं। तो इन केस मुझे भी प्राउड होगा यदि आपका सिलेक्शन होगा, तो मैं पर्सनली कहना चाहूँ तो दैट्स वाई मैं आपको जितना अपने स्तर से भी नो होगा ना वर्क, जिससे आपको मैं एक्सप्लोर कर सकूं, वो हर एक एंगल के अकॉर्डिंग डियर मैं आपको बिल्कुल एक्सप्लोर करूंगा, क्योंकि आप लोग किसी न किसी रूप में देश की सेवा ही करने वाले हैं, और सबका सिलेक्शन हो। एक तो मैं आज फर्स्ट स्टेज पे आप सभी को ब्लेसिंग भी देना चाहूंगा, और साइंस को लेकर के जो भी फोबिया है, ध्यान दीजिएगा जो मैं कहना चाहूँ डियर, उस फोबिया को आपको बिल्कुल क्या करना है, इरेडिकेट कर देना है। एनसीईआरटी डियर आप स्पेशल क्लास 6 से 12th लेवल तक, नहीं मतलब 6 से, देखो ध्यान देना, 6 से 12th आप थोड़ा सा बायो के सेगमेंट देखेंगे, 10th लेवल तक फिजिक्स और केमिस्ट्री, उसमें स्पेशल 9th और 10th आपका स्पेशल रहेगा। हाँ, वो भी पढ़ सकते हैं भाई, ध्यान देना। एनसीईआरटी बुक तो मैं आपको कवर कराऊंगा ना, आपको पढ़ने की नीड ही नहीं है, इन केस मैं सारा फैक्ट एनसीईआरटी ही कराऊंगा, ठीक है, सारा फैक्ट डियर मैं एनसीईआरटी ही कराऊंगा, ध्यान दीजिएगा। क्या डियर, वैसे यदि आपको सेल्फ पढ़ना है तो आप 9th और 10th, अच्छा मैं तो डियर तीनों सेगमेंट विनो आपका लूंगा, ठीक ना, साइंस तीनों लूंगा और बेहतरीन कराऊंगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। 9th 10th वैसे फोकस करेंगे तो